नमस्कार। आज का पाठ है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक हैं जावेद हुसैन। जावेद हुसैन का जन्म 1945 में हुआ। ये हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार रखते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते थे। जावेद हुसैन की भाषा सरल, प्रभावमय और कहीं कहीं इस अध्याय के अंतर्गत गुण है। ये डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लेखक को बहुत दुख हुआ और उसने सांवले सपनों की याद पाठ लिखा। आइए तो शुरू करते हैं हम इस पाठ को, सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। तो सांवले सपनों का मतलब है कि सालेम अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात जो पक्षियों के लिए उनके सपने थे, वे सब सपने उनके साथ चले गए और यहाँ पर जो सपने उन्होंने कुछ तो पूरे कर दिए और कुछ एक भीड़ के रूप में खामोश हो गए और साथ साथ उनके चले गए। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब इन सपनों को रोकना और इनको पूरा करना तो कोई संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालेम अली। हुजूम मतलब एक भीड़। इस भीड़ में सालेम अली का पार्थिव शरीर आगे आगे चल रहा है, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। और ये अंतिम सफ़र सालेम अली 4 व्यक्तियों के कंधों पर उठाए हुए और ये आगे आगे चले जा रहे हैं। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। सालेम अली समय समय पर बहुत सी यात्राएं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, परंतु ये सफ़र उनका एकदम ही भिन्न है, सभी सफ़रों के समान। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली का ये आखिरी पलायन है। पलायन का अभिप्राय है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना। तो ये पलायन उनका सभी सफ़रों से एकदम अलग है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने जिस्म की गर्मी और अपने धड़कन देकर भी उनको जीवित करना चाहे तो भी वह जीवित नहीं हो सकते। ये उनका आखिरी पड़ाव है जिस पर वो चले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो व्यक्ति हैं सालेम अली, इनको कोई जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालेम अली ने कहा था कि कोई पक्षियों को अपनी आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं या उनकी भूल है कि कोई भी व्यक्ति उन पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखना चाहे तो ये संभव नहीं है। अगर वो उनकी नज़र से देखे कि इन पक्षियों को कितनी ज़रूरत है तो ही वह संभव हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमियों की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। अवसारों का मतलब है झरना, जो जगह जगह पानी के स्रोत होते हैं, वो कि प्रकृति को देखने के लिए
एक प्रकृति की नज़र से ही देख सकते हैं, एक आम आदमी की तरह नज़र से हम उसे नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए मन में उत्साह और जोश होना चाहिए। रोमांच का श्रोता फूटता है, महसूस कर सकता है, और एक इस सब के लिए देखने के लिए एक मधुर संगीत आता है व्यक्ति के मन में, और एक आवाज़ आती है भीतर से ही, जहाँ पर एक रोमांच का, आनंद का श्रोता फूटता है और खुशी महसूस होती है। सहसा ही ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। ऊबड़ खाबड़ का मतलब है यहाँ पर एक भावुक व्यक्ति। सालेम अली बहुत ही भावुक व्यक्ति थे, एक अद्भुत व्यक्ति थे जो एक मिथक के समान थे। मिथक का मतलब है यहाँ पर एक मिथ, जो अंग्रेजी भाषा से निकला हुआ है कि पौराणिक जो भाषा है हमारी, पौराणिक समय में जिन भाषाओं पे विश्वास नहीं किया जा सकता था, परंतु वो सब हुई हैं, उसी से संभव है कि सालेम अली को जान पाना संभव नहीं, लेकिन फिर भी वो पक्षियों को इतना प्रेम करते थे, ये हुआ है। वो यहाँ पर रहे हैं सालेम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। तो यहाँ पर मिथक के लिए कहा गया है कि जैसे कि हम कहते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला रचाई, गोपियों के साथ बर्तन भांडे फोड़े, माखन खाया और दूध छानी से अपने मुंह भरे थे। तब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज़ करने वाले आनंद में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की कहानी बताता है और दिल को छू लेता है। लगता है कि कहीं से, यहीं से बंसी की आवाज़ आएगी, कानों में गूंजेगी, परंतु वो है नहीं, हमारे मन में बजने वाली वो सुनने वाली आवाज़ है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सेनानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ये मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये मिथक जिस प्रकार से कृष्ण की सभी रास लीलाओं के लिए है, लेकिन वो हुआ है, सब सच है, उसी प्रकार से कमज़ोर का मतलब है दुबले पतले व्यक्ति सालेम अली, जिन्होंने पक्षियों को इतना प्रेम और दुलार दिया, संरक्षण भी उन्होंने प्रदान किया। उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़ी ही दिन तो बचे रह गए थे, परंतु उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर भी वो पक्षियों को पूरे दिल से चाहते थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। सालेम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी है। जो वर्ड वाउचर होते हैं, दूरबीन अपने गले में टांगकर दूर बैठे पक्षियों को निहारते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, कई बार तो बिना
दूरबीन के भी वो पक्षियों को निहारते रहते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन, क्षितिज का मतलब है जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया भरी पसरी हुई थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके चारों तरफ इस दुनिया का ही घेरा था। वो अपने पक्षियों के संरक्षण और प्रकृति के सौंदर्य में ही खोए रहते थे। इसे गढ़ने में उनकी जीवन साथी, उनकी पत्नी तस्नीमा का भी नाम उन्होंने लिया है। उन्होंने भी उनके लिए बहुत मेहनत की थी। तस्लीमा स्कूल से ही उनके साथ पढ़ती थी, मतलब उनकी साथ उन्होंने पढ़ाई की थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह के पास गए। चौधरी चरण सिंह जो कि एक किसान परिवार से थे और हमारे प्रधानमंत्री भी थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो क्षेत्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें भी नम हो गईं। आज सालिम अली नहीं रहे, चौधरी साहब भी हमारे बीच नहीं रहे। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सौंधी माटी मतलब मिट्टी से आने वाली खुशबू। जब मिट्टी पर बारिश की बूंद पड़ती हैं तो उसमें से एक अजीब प्रकार की सुगंध आती है। उसको बचाने के लिए कौन उसकी नींव रखेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, उनका ख्याल रखेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ रहा है D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तब फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें बता सकती थी उनके बारे में, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे ज़्यादा वो गौरैया जानती है जो मेरी छत पर बैठती है। आप उससे जान सकते हैं लॉरेंस के बारे में। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाये हैं, उनकी पत्नी कहती हैं, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में मैं अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और भी अधिक आपको बता सकती है। हम दोनों के बारे में ही मुझसे ज़्यादा वो जानती हैं। तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली ही बने रहे। जटिल प्राणी जो कि पर्यावरण को, प्रकृति को नहीं महसूस करते थे, नहीं समझ सकते थे, उनके लिए वो एक पहेली के समान ही बने रहे, क्योंकि सालिम अली तो हमेशा प्रकृति और पर्यावरण में ही समाये रहते थे, खोए रहते थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से एक कहानी है उनके बचपन की, जो कि वो यहाँ पर बताना चाहते हैं। उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया
सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नर्सिंग ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू एक आइलैंड होता है छोटा सा, और अथाह सागर मतलब बहुत बड़ा, अथाह सागर के रूप में वो बनकर उभरे थे। उन्होंने पक्षियों के संरक्षण में पक्षियों को सुरक्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजे और उनको संचने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जो लोग उनसे भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, भ्रमणशील एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहना, और यायावरी भी एक यात्री होता है जो जगह जगह घूमकर अपनी यात्रा के रूप में चीज़ों को खोजता रहता है। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों का सुराग में ही निकले हैं। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि मुझे नहीं लगता है कि सालिम अली चले गए हैं हमारे बीच से। मुझे तो ये लगता है कि आज भी वो पक्षियों को खोजने के लिए ही निकले हैं। वो आज भी उनकी कठिनाइयों को जानना चाह रहे हैं, और बस ऐसा लगता है कि वो अभी गले में लंबी दूरबीन टांगे हुए अपनी खोजपूर्ण नतीजों को लेकर मेरे सामने लौट आएंगे। परंतु आज ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सालिम अली हमारे बीच में ही हैं, वो गए नहीं हैं। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौट आओगे ना? तुम जल्दी ही आओगे ना? ये लेखक का मानना है और लेखक कहता है। धन्यवाद। आशा है मुझे आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।